अब हमको बात करना है स्पेशली स्मॉल जी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब सेम, दोनों को सेम में मिलाना नहीं है। कैपिटल जी अलग चीज है, स्मॉल जी अलग चीज है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। लोग पहले अभी वही उसका वैल्यू के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। ध्यान से बात समझना है। हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि धरती पे है, ठीक है, या किसी भी जगह से छोड़ा जाए, तो जिस एक्सेलरेशन से वो जाके धरती पे गिरता है और सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी। ठीक है। तो फोर्स जो कोई भी प्लेनेट किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा के अपने सेंटर के तरफ खींचता है, और उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटी बनता है, मतलब उस फोर्स लगाने के चलते उस ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटी, उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसके वैल्यू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम क्या बोले, वो फोर्स जो जिससे जो कोई भी प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट पर लगा के, हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर लगाएगा, और छोटका सा मार्कर को अगर हम छोड़ते हैं अर्थ के तरफ, तो अर्थ भी इसको खींचेगा और ये भी अर्थ को अपने तरफ खींचेगा। अब अर्थ बहुत हेवी मास का है तो वो तो आएगा नहीं, ये कम मास का है और इस पे उतना फोर्स लग रहा है तो वो इसके पास चला जाएगा। यही होगा ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट, या कोई भी ऑब्जेक्ट, उस दिन बताया था कि दोनों सेंटर के अलाइन, मतलब सेंटर के लाइन के थ्रू जो फोर्स होता है वो अलाइन होता है। अब इसके अगर हम पहले सोच भी थे कि अगर कोई अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, चलो यहाँ पर तो कोई अगर आदमी है तो समझ में आता है, ठीक है, ये अर्थ भी यहाँ पे आदमी है, लेकिन अगर यहाँ पे आदमी तो नीचे गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ करके होता नहीं है। अगर देखो, अगर कोई आदमी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे गिरे उड़ेगा नहीं, इसके लिए ये धरती है, ये सब क्या है कि आसमान है, क्योंकि इसको खींचा जा रहा है अर्थ के द्वारा, किसके तरफ, सेंटर के तरफ। इसको खींचा जा रहा है अर्थ के द्वारा सेंटर के तरफ। यहाँ पर भी और कोई आदमी है तो बेसिकली है ऐसा ही, लेकिन उसको लग रहा है जैसे अभी हम लोगों को महसूस हो रहा है, उसी तरफ से जो इस पोजीशन पर भी रहेगा उसको भी वही महसूस होगा। इधर क्या है कि ऊपर आसमान है, ये उसके लिए सरफेस है, क्योंकि इसको धरती के सेंटर के तरफ क्या किया जा रहा है कि खींचा जा रहा है। तो पूरे के पूरे स्फीयर में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे, इधर उधर, आसपास में, साइड में, कहीं भी है, अभी हम लोग को जैसे फील हो रहा है, सब पॉइंट के ऑब्जेक्ट को भी वैसे ही फील हो रहा है, क्योंकि अभी हम भी यहाँ पे हैं तो हमको भी ग्रेविटी की तरफ ही अट्रैक्ट किया जा रहा है अर्थ के द्वारा। तो सब ऑब्जेक्ट को भी ग्रेविटी के थ्रू, नहीं तो इधर वाले आदमी के लिए इधर क्या है, अगर यहाँ पे है तो उसके लिए इधर आसमान है, और इधर सेंटर के साइड में उसको क्या किया जा रहा है कि अट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी प्लेनेट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, जिसके चलते कोई एक ऑब्जेक्ट अब हल्का है तो जाएगा नहीं प्लेनेट की तरफ, प्लेनेट उसके तरफ हो जाएगा नहीं, प्लेनेट ही उसको अपने तरफ क्या करेगा कि अट्रैक्ट कर लेगा। ये तो बात समझ में आता है, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, डायरेक्शन में इक्वल होगा। भारी होने के चलते उतना फोर्स भारी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन भारी वाला उतना फोर्स भी लगा रहा है, एग्जैक्टली उतना ही इक्वल फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको खींचने के लिए फोर्स क्या है कि सफिशिएंट है, तो ई खींचा जाएगा, वो नहीं खींचाएगा, लेकिन ई क्या होगा कि खींचा जाएगा। तो खींचाएगा उस पर फोर्स लगता है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट, सब जगह पे। तो प्लेनेट के सेंटर के तरफ लगता है, इसलिए ये वाला, अब कोई डाउट नहीं है, सब जगह वैसे ही होता है। ठीक है। तो इसलिए आदमी इन्हें गिरता नहीं, उसके लिए ये धरती है, इन्हें फोर्स लगेगा इधर। अगर यहाँ पर पानी भी लगेगा रहेगा तो आराम से नहीं, पानी क्या होगा कि बहेगा, क्योंकि सब पानी भी गिरेगा नहीं, ये सब पानी को भी तो सेंटर की तरफ नहीं खींचा जा रहा है, तो यहीं के सरफेस पे क्या होगा कि वो सब वाटर प्रेजेंट रहेगा। या फिर पूरे एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो सब एटमॉस्फेयर वैसे ही चारों तरफ अर्थ के रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी के पास इतना फोर्स है, वो एटमॉस्फेयर को अपने सरफेस पे होल्ड करके रख रहा है। अभी मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए कि मून का ग्रेविटी, मून अर्थ से मून का मास कम है, तो मून का मास कम है तो मून अपना कम फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, मास कम होने के चलते, और वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि एटमॉस्फेयर को अपने सरफेस के चारों तरफ होल्ड करके रख सके, और यही वो कारण है जिसके चलते वहां पे हवा टिकेगा नहीं, एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा वहां से।
क्योंकि उसको पकड़ के होल्ड करके रख पाने का सफिशिएंट फोर्स मून पे, ना मून और एटमॉस्फेयर के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो सफिशिएंट नहीं रहेगा कि उसको अपने सरफेस पे होल्ड करके रख सके। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लोग अभी कोशिश करेंगे कर देने के लिए। चलो, तो एक चीज तो यहाँ से ये बात समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कोई प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है ना, तो किसी प्लेनेट के द्वारा जब फोर्स लगा और फोर्स से टुवर्ड सेंटर कोई ऑब्जेक्ट को खींचा, तो फोर्स लग के खींचाने के दौरान उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसके अकॉर्डिंग पुट करके बाकी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूट करेंगे। अब इतना देख लिया जाए। हम लोग देख रहे थे लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्लेनेट का भी वैसे ही बात हुआ। अब मान लो कि अब अर्थ के बारे में तो ऐसा है, अगर मार्स रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट को जिस रेट से खींचेगा, जिस मतलब वेलोसिटी के चेंज से रेट से खींचेगा, वही हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। तो अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब इसको हम यहाँ पे छोड़े, अब टुवर्ड्स द सेंटर ये पुल होगा, तो खींचने पर, ध्यान से, इसको खींचने पर अब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से ये खिंचाते हुए नीचे जाएगा, इसके अंदर में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, मान लो कि अभी अगर कोई एक ऐसा ही एक ये प्लेनेट ही हो गया, ठीक है। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। रेंडमली मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, जो इसके सेंटर और जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, और इसको खींचा जा रहा है टुवर्ड्स सेंटर, यही ना, ये हो गया सेंटर उस प्लेनेट का। ये कोई प्लेनेट P मान लो, और मास ऑफ प्लेनेट का हम m बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये दोनों के बीच में मास और मतलब ये m मास का ऑब्जेक्ट और ये प्लेनेट, ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, अगर उसका हम अगर न्यूमेरिकल लिखें तो ये F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G, कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इनटू मास ऑफ प्लेनेट बोलो बाय ये रेडियस उस प्लेनेट का, तो रेडियस उस प्लेनेट का, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वो न्यूटन का ग्रेविटेशन से हम लोग देख लिए लोग, ठीक। अब अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। तो ये m मास का ऑब्जेक्ट था, हमको पता यही ना करना है कि ये ऑब्जेक्ट को अगर उठा के नहीं छोड़ेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का किस रेट से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा। हमको एक्सेलरेशन किसका निकालना है, प्लेनेट का कि ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का। धरती मार्कर को खींच रहा है तो मार्कर को कितना एक्सेलरेशन से खींचेगा, तो कोई ऑब्जेक्ट का निकालना है। अगर इस ऑब्जेक्ट का देखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब मानते हैं कि हम एक्सेलरेशन किसी ग्रेविटी का निकाल रहे हैं, मतलब किसी भी प्लेनेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया फोर्स बराबर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझ में आ रहा है। और ये बराबर दोनों फोर्स तो फोर्स है, सेम ही होगा, और ये G ये उस प्लेनेट का मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ प्लेनेट, और बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। यहाँ तक सिंपल है। ये m मास से m मास कट जाएगा, ये m इधर जाएगा तो इंटू 1/m हो जाएगा, ये m से m नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू G मास ऑफ दैट प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया किसी भी प्लेनेट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए, उस ग्रेविटी के चलते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, नॉट ओनली फॉर अर्थ, बाकी सब प्लेनेट पे कोई भी अगर सेलेस्टियल बॉडीज है उसमें ये क्या होगा कि लागू हो जाएगा। उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट के रेडियस से अगर स्क्वायर करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली कितना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा कोई ऑब्जेक्ट में, आसानी से निकल जाएगा। उसके ट्रांसपिरेशन, उसके ग्रेविटेशनल पुल के चलते उस प्लेनेट पर ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से आराम से क्या होगा कि निकल जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, धरती के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, एक एक बात हम लोग यहाँ से एक और चीज देखें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है किसी प्लेनेट के द्वारा या किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा, उस यहाँ पे देखो तो कहीं भी उस प्लेनेट उस ऑब्जेक्ट का मास इसमें है क्या? ये तो प्लेनेट का मास है, उस प्लेनेट का रेडियस है से m कट गया है। मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम निकालें तो ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट है, उसके मास पे डिपेंड नहीं होता है। और निकालने के बाद जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट हो या कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए क्या होगा कि सेम होगा। अगर दोनों को अगर हम छोड़ेंगे, हल्का ऑब्जेक्ट हो या भारी ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक रेट से नीचे गिरेगा। एक्सेलरेशन जब दोनों के लिए सेम होगा, एक रेट से नीचे गिरेगा तो एक साथ जाके उसके सरफेस में क्या करेगा कि स्ट्राइक करेगा, आगे पीछे नहीं करेगा। तो अर्थ है तो बीच में एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर बायोन्स लगाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मास पर बायोन्स फोर्स अलग अलग लगता है। जो हल्का है उसको थोड़ा सा ऊपर रहने देता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, भारी वाला जल्दी गिर जाता है। ऐसा ही होता है ना अर्थ पे। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, वो बायोन्स फोर्स के इंटरफेरेंस के चलते, उसके डिस्टर्बेंस से चलता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए तो सिर्फ ऐसे ही गिराया जाए तो दोनों क्या होगा कि सेम टाइम पर नीचे जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालें ऑन अर्थ, अच्छा एक बात और यहाँ पे देख लो, एक चीज तो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड करेगा किस चीज पर? जिस प्लेनेट पर चेक कर रहे हैं उस प्लेनेट के मास पे और उस प्लेनेट के रेडियस पे। एक बात तो ये यहाँ से अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। और ध्यान से देखो, अब अगर इसी के बारे में बात करते हैं, चलो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस पर है तो फॉर्मूला में ही होता है कि इतना इंटू इतना बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर हम इस सरफेस पे उठा के कुछ हाइट पर रख दें, सरफेस कुछ हाइट पर रख दें, तो अगर हम इस हाइट पर रख देंगे तो इतना हाइट बढ़ जाएगा। तो सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ज्यादा डिस्टेंस पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगा ज्यादा, ये पूरा का वैल्यू होगा कम। मतलब क्या हुआ? इस सरफेस से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ता है, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, कम होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से तो अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगा, वो भी सरफेस पे, ऑन द सरफेस पर हम ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। और अगर धरती खोन के अगर हम नीचे जाएं, तो अगर हम धरती खोन के नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है? उस ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस घट रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस जब कम होगा तो यहाँ पे कम वैल्यू पुट करेंगे, जब यहाँ पे कम वैल्यू होगा तो पूरा का वैल्यू होगा ज्यादा। तो जब डेप्थ बढ़ता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट बढ़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगा। और जब डेप्थ बढ़ेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा, और जब दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा यहाँ पे कम वैल्यू पुट करेंगे, इस सब का वैल्यू क्या होगा कि ज्यादा आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो अब इन सब चीज को हम क्या कही हैं कि अभी इग्नोर कर दिए, बस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता दिए। ये बात ध्यान में रखना। मतलब यहाँ पे जो रेडियस होना चाहिए वो रेडियस और प्लस वो डिस्टेंस जो मास सरफेस से ऊपर है। अभी अलग बात है, यहाँ पे सरफेस पे है तो वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, लेकिन सरफेस से ऊपर जाएगा तो रेडियस प्लस वो डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं जाएगा। मान लो कोई चीज ऊपर है, हेलीकॉप्टर से हम गिरा रहे हैं, तो धरती से अब जितना भी फीट ऊपर है, जितना भी मीटर ऊपर है, तो रेडियस के अलावा धरती से ऊपर तो ऐड हो जाएगा, तो कुछ तो वैरी करेगा कि नहीं करेगा? वैरी करता है। यहाँ तो हम लोग जो यूज भी करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सरफेस का वैल्यू है, वो भी सरफेस का एवरेज वैल्यू है। इवन आगे हम लोग देखेंगे लोग सरफेस पर भी वैल्यू क्या करता है कि डिफर करता है, इवन सरफेसों पर डिफर करेगा, ठीक है। यहाँ हाइट और डेप्थ से तो चेंज कर करेगा। एक बात हमेशा याद रहेगा कि हाइट के अकॉर्डिंग घटता है जी का वैल्यू, ना हाँ रेट, मतलब सेम कांस्टेंट रेट नहीं रहता है। जब ज्यादा हाइट पर रहेगा तो कम रहेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, समझ रहा ना? वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ने लगेगा, हाँ नीचे आएगा तो बढ़ने लगेगा, मतलब सेम रेट से नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पहले वैल्यू निकाल दिया जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑन द अर्थ। अर्थ के लिए हमको निकालना है, यहाँ पे अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस देखेंगे नहीं। अर्थ का मास क्या था, मास ऑफ अर्थ 6 अप्रॉक्स, हाँ कोई बात नहीं, अप्रोक्सीबल 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। चलो, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, 6.37 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। ठीक है, यही दो का जरूरत है, कैपिटल जी का तो वैल्यू पता है ना। तो अब अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट का मास हम अर्थ का निकाल रहे हैं ना, अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg बाई, इसमें लिख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। सब एम के इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इसको आगे बढ़ाएं अगर हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए पहले, चल किया जाए मल्टीप्लाई, 6 से कर देंगे तो 6 से बन जाए 42, 7 छक 42, 4 7 छक 36, 4 40, 0 4 36, फिर 4 40। कुछ ये हो रहा है, सही जा रहा है, 10 टू द पावर -11 और यहाँ से जाएगा +24 बाई, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 6.37 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 6 6 36 37 के आसपास आएगा। इधर चेक कर लिया जाए, 6.37 6.37। मोबाइल है किसी के पास, कर लो, कैलकुलेट कर दो एक मिनट में। कितना है बोलो, ये तो 10 के पावर 12 हो जाएगा, और ये 12 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। हाँ 40.57, ठीक। अब इसमें डिवाइड कर दो, 40.02 से डिवाइड करो 40.57 को, तब तक हम ये देखते हैं। ये 10 के पावर -11 है ना, तो -11 और -12 -23, 24 -23 1 हो जाएगा, खाली 10 हो जाएगा। ये कितना है बाबू, उसको 40 नहीं मानेंगे, नहीं पूरा मानो, कोई दिक्कत नहीं, हम करो उतना भी करो ना, एक अप्रॉक्स आ जाएगा, माने 0.98 अभी रख देते हैं, ठीक है। अब ये 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इधर भागेगा, तो अप्रॉक्स 9.8, अप्रॉक्स से हम लिखते हैं अप्रॉक्स 9.8 ग्रेविटी है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए है, अर्थ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करके अगर मार्स का निकालना हो तो जी के वैल्यू वहीं, मार्स के प्लेनेट का मास उसका रेडियस करके बना देंगे, इस सरफेस का एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ कि फाइंड आउट हो जाएगा। तो इतना करो, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा। मतलब अर्थ पे अगर इसको हम अर्थ मान ले, इसके सरफेस का एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। एवरेज बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रेडियस का वैल्यू पुट किए हुए हैं वो एग्जैक्ट थोड़े पुट किए हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अर्थ का रेडियस होगा ही नहीं। ये कुछ अगर ओवल शेप में माने तो देखो, तो यहाँ पे यहाँ से ये ऊपर नीचे हो गया पोल, और इधर वाला डिस्टेंस हो गया इक्वेटर ना। अगर अर्थ और हम ऐसे माने तो यहाँ से इधर वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये सब वाला डिस्टेंस इक्वेटर, और ऊपर वाला जो चपटा हुआ है ऊपर वाला हो गया पोल। तो सेंटर से ये डिस्टेंस करीब हुआ ना, तो सेंटर से ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस ऐसे जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे घटेगा, और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। तो ओवल में सेंटर से एग्जैक्ट डिस्टेंस पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। जब अगर एवरेज रेडियस का वैल्यू पुट किए हैं तो जो आएगा सो एवरेज ही आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, तो ये कम है, तो अगर यहाँ पे हम कम वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू आएगा ज्यादा। रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम पोल, पोल से अगर मेजर करेंगे तो रेडियस क्या आएगा, कम। जब कम आएगा तो पोल पे
ग्रेविटेशन ज्यादा होगा। और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस है ज्यादा, तो ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे, इस ओवरऑल वैल्यू कम आएगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होगा कि कम होगा। अब वही बात है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी प्लेनेट के बारे में बात करें तो वहाँ पे मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस। प्लेनेट के मास और रेडियस पर, इनफैक्ट रेडियस ही नहीं, सेंटर से कितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि रेडियस तो हो गया अर्थ के सरफेस पे, अब अगर डेप्थ में जाएगा तो वो रेडियस उतना नहीं कम हो जाएगा। और हाइट पे है, ऊपर ऊंचाई पे है, तो रेडियस के अलावा भी एक्स्ट्रा हाइट बढ़ गया। नहीं तो ये एग्जैक्टली डिपेंड किस चीज पर करेगा, मतलब सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे नहीं। इट इंक्रीजेज विथ डेप्थ। अगर डेप्थ के बारे में, जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे रेडियस कम होता जाएगा, मतलब सेंटर से डिस्टेंस कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगा। और जैसे जब हाइट पे जाएंगे सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा। तो इंक्रीजेज विथ डेप्थ, इट का माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेप्थ के बढ़ने से डेप्थ बढ़ रहा है, बढ़ेगा। एंड डिक्रीजेज विथ हाइट, हाइट के बढ़ने से घटेगा, क्योंकि ओवरऑल नीचे वाला पोर्शन डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट। ऑन अर्थ इट इज जीरो एट द सेंटर, ये याद कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज स्मॉलर। इक्वेटर पे क्या होता है, कम, डिस्टेंस ज्यादा है ना, क्या होगा, कम। स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल। अब पोल पे अगर हम यहीं पे खड़ा है, जितना मास अगर हमारा रहेगा, जितना वेट बताएगा, पोल पे जाएंगे तो वेट और ज्यादा बताएगा, क्योंकि और ज्यादा स्पीड में क्या होगा कि खींचेगा, ज्यादा बताएगा। और यहाँ पे हम जितना छलांग लगा पा रहे हैं वहां पर कम डिस्टेंस छलांग लगा पाएंगे। ग्रेविटी ज्यादा है तो उतना ज्यादा दूर आदमी नहीं जा पाएगा, अपने देह भारी महसूस होगा। डिस्टेंस ऑन इक्वेटर फ्रॉम सेंटर इज मोर देन द पोल, मतलब इक्वेटर इज अप्रॉक्स 21 किलोमीटर मोर फार, मतलब ये जितना डिस्टेंस है उससे 21 किलोमीटर ये क्या होता है कि ज्यादा होता है। तो देखो, रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इक्वेटर ग्रेटर है रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम पोल, यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इक्वेटर माइनस रेडियस ऑफ पोल कितना, 21 किलोमीटर। इससे ये एग्जैक्ट कितना ही नहीं दिया, लेकिन इससे ये 21 किलोमीटर ज्यादा है। रेडियस 21 किलोमीटर, डायमीटर 42 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। समझ रहे ना रहे, 21 किलोमीटर क्या होता है कि ज्यादा होता है, बस। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में था। अब हम लोग देख लेंगे लोग मून के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला तो वही ना है, सब पर तो वही लगा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू हम लोग ग्रेविटी देख रहे थे बराबर जी, यही था ना, और मास ऑफ प्लेनेट बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। जबकि बार बार बोल रहे हैं ये यहाँ से एवरेज आएगा, एग्जैक्टली वहां से दूर है, तो हाइट पर है तो उतना प्लस उतना कर देंगे, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लेनेट अब प्लस वो हाइट भी ऐड कर देंगे जितना ऊपर है, तब सेंटर और उसके बीच का डिस्टेंस निकलेगा। खैर क्लास 9 के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वो सरफेस पर है तब एग्जैक्ट रेडिएशन हम नोट करेंगे, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो सब चीज मून का पुट करेंगे। मास ऑफ प्लेनेट, जिसमें अगर मून के बारे में बात करें कितना होगा, 7.35 into 10 to the power 22 22 kg। अच्छा, रेडियस ऑफ मून 1.10 के पावर 6 मीटर, यही था ना, MKS, ठीक है। तो हमको मास पता है और रेडियस भी पता है, तो ये किसी सरफेस पर ग्रेविटी निकालने के लिए काफी है, किसी भी प्लेनेट का, सैटेलाइट का, कोई भी हेवनली बॉडीज का। तो अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून निकाले, G 6.67 into 10 to the power -11 into मास ऑफ प्लेनेट, ये मून का ना बात है। चलो, मून का मास 7.35 into 10 to the power 22 बाई रेडियस का स्क्वायर ना 1.73 into 10 to the power 6 का स्क्वायर, यही करेंगे ना। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं, चलो पहले एक साथ कर दें। 6.67 into 7.35 into 10 to the power -11 plus 22, यही ना है भाई। ये हो जाएगा 1.73 into 1.73 into 6 to 12, 10 to 6 दूनी 12 हो गया ना।
अब ये ऊपर जाएगा तो +12 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चल इसको गुना कर दो सब, ऐसे तो कट जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आ जाए। 2.9 नहीं 6.67 इंटू 7.35 को कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेटर है, मोबाइल है चाहे स्मार्ट वॉच, कर दो सब, खुश हो जाता है ऐसा है ना। देखो तो कितना आ रहा है, 7 छक 42 6 3 18 45 के आसपास आ रहा है क्या? देखो तो 49.24, चलो अभी इतना ही रन दो, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देखो 11 प्लस 22 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से -11 है ना, तो ये 11 बच गया, 11 -12 -1 बच गया। चलो अच्छा इतना करो तो 1.73 इंटू 1.73 2.99, तो ये हो गया 2.99 अप्रॉक्स 3 नहीं। अब डिवाइड करो इससे इसको, अप्रॉक्स 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर 2.99 एग्जैक्टली आ जाए, 9929 ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 3 मान लिखे कर दिया जाए कि कैलकुलेट कर ले कितना रहे, 16.39 ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -1, यही ना है। अब देखो यहाँ पे ये -1 का मतलब 1/10 है, ये 10 मतलब 1 पॉइंट इधर भागेगा, इधर भागेगा तो कितना हो जाएगा, 1.6 यहाँ पे धूप आ गया है ना, 1.639 ना, 64 भी कर सकते हैं अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया किस चीज का, मून, मतलब मून पर इतना से क्या होगा कि नीचे जाएगा, तो पूरा दम लगा के वहां पे ऊपर फेंक देगा तो ये तो खूब ऊपर जाएगा। धरती खींचे रहा है 9.8 से मीटर पर सेकंड से अपने तरफ एक्सेलरेट करा रहा है, तो फेंकने पर इतना ऊपर जा रहा है, ई कम से करा रहा है ना तो और ज्यादा ऊपर जाएगा, समझ में 6 टाइम्स ज्यादा ऊपर जाएगा, आएगा भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, सिंपल है। अब अगर हम दोनों में कंपेयर करें वही चीज देखने वाले हैं कि कैसे अर्थ से, मतलब जो अर्थ का ग्रेविटी है वो मून के ग्रेविटी का 6 गुना होता है, या मून का ग्रेविटी अर्थ का ग्रेविटी से 1/6 होता है वो चीज। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये दोनों का अगर रेशियो करें तो अर्थ का कितना था, 9.8 था ना अप्रॉक्स, और इसका आ गया 1.63, इसको 1.64 मान लो। अब इसको करो तो देखो कितना आ रहा है, ये दोनों को, हमको तो खैर दिख रहा है, बोलो कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बराबर कितना रहा है, 5.97, तो 5.9 है, सब मान सकते हैं, आइफन 9 के बाद 7 है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रोक्स आ रहा है कि नहीं, कि जो धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून पर जितना है उससे 6 गुना रखना है, और यही 6 इधर रहेगा तो 1/6 हो जाएगा, मतलब मून का अर्थ का ये जो 1/6 होता है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में धरती पे, उसे 6 गुना कम 1/6 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, मून पे। सिंपल सा बात है। चलो अब एक बात है कि हम लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पर भी अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम जानबूझ के AG लिख रहे हैं ताकि पता चले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अगर हम सिर्फ G भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली G भी लिखे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशन, यहाँ पे अर्थ के बारे में अगर बात करें तो 6 गुना होता है यहाँ का, मून का, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे ग्रेविटेशन में हम लोग 2 G देखते हैं, वो स्मॉल वाला और एगो बड़ा वाला, कैपिटल G और एगो स्मॉल G।